डॉक्टर मरगूब त्यागी जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज आप मंच पर आइए। हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर बने कॉलोनी सामिया गार्डन सिटी, जहां 3000 से ज्यादा पेड़ है, वहां के एजीएम है मरगूब त्यागी जी। एक नजर डालेंगे उनके सफरनामे पर। आज हापुड़ विकास के प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास की रफ्तार में चार चांद लगा रही है हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर स्थित कॉलोनी सामिया गार्डन सिटी। सामिया गार्डन सिटी में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पेड़ पौधे और इसके साथ ही हर गली के अंत में एक पार्क को भी विकसित किया गया है। सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के एजीएम मरगूब त्यागी ने बताया कि उनके दादा जबरदस्त खां फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनके परिवार ने शुरू से ही देश की सेवा की है। देश सेवा को एक कदम आगे ले जाते हुए मरगूब त्यागी ने बताया कि हम लोगों ने हजारों परिवार के सर पर छत देने का काम किया है। हाँ, चलिए अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अग्रिमा वाधवा जी को, जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और टैरो कार्ड लीडर है। आप प्लीज मंच पर आइए। अंकशास्त्र, ग्राफोलॉजिस्ट, कम समय में वो मुकाम आपने हासिल किया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। प्रोफेशनल ज्योतिष के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली अग्रिमा वाधवा, जो जन्म तिथि और हैंडराइटिंग के जरिए ही सटीक भविष्य बता देती है आपका। अगला पिछला बता दिए। एक नजर उनके सफरनामे पर। लाख आंधियां आए, हवाएं क्यों ना खिलाफ चले, और इन सब के बीच में भीड़ के अंदर खुद को न केवल साबित करना बल्कि कामयाबी का एक अपना अलग मुकाम बनाना अपने आप में बड़ी बात है। शख्सियत का नाम है अग्रिमा वाधवा, जिन्होंने अंकशास्त्र और ग्राफोलॉजिस्ट में कम समय में वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अपना करियर शुरू करने वाली अग्रिमा वाधवा जन्म तिथि और हैंड राइटिंग के जरिए न केवल सटीक भविष्य बताती हैं बल्कि आपका बीता हुआ कल भी बयां करती हैं। अंक ज्योतिषी की महारत के लिए अग्रिमा वाधवा बधाई की पात्र हैं, जो न केवल रूढ़ियों को तोड़ती हैं बल्कि नारी शक्ति का भी परचम लहरा रही हैं। और चलिए अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हम विशाल अग्रवाल जी को, जो जेपी रेजिडेंसी के सीईओ है। चलिए, वो हमारे बीच अभी मौजूद नहीं है, अगर होते तो अच्छा लगता, उनके साथ चर्चा होती। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। ओवर टू यू आयुष। पहला सवाल अग्रिमा जी आपसे ही है। भविष्य बताना बड़ा मुश्किल है, कई बार सही भविष्य बताना भी चुनौती रहती होगी, और कई बार अगर भविष्य में कोई हानि दिखती है तो उसे एक अच्छी भाषा में बताना कितना बड़ा चैलेंज रहता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये बात सही है कि कम एज में मैं इस फील्ड में उतरी हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं। कोविड के टाइम पे अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद एक ऐसा मोमेंट था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास भागने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना इस फील्ड में खुद एक महारत हासिल की जाए, क्यों ना इस चीज़ में खुद स्टेप इन करा जाए और इस चीज़ को इतना स्पिरिचुअली लिया जाए कि लाइफ में लोग मेरे पास आएँ और सामाजिक तौर पे मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल होता है कि भविष्यवाणी कई बार गलत भी साबित होती है, पर अंक ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी कला है, एक ऐसी न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम फील्ड में लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी को, जिसमें ना सिर्फ चीज़ें सशक्त मानी जाती हैं, पर इन चीज़ों में ये भी माना जाता है कि अगर 2+2 4 है तो एग्जैक्ट 4 सिचुएशन ही आपको मिलेगी। तो न्यूमरोलॉजी इज़ दैट परफेक्शन, आई वुड से। या बिल्कुल। एक और खास मेहमान मिथिलेश शर्मा जी को इनवाइट करना चाहेंगे। मिथिलेश जी प्लीज आप मंच पर आएं। और मिथिलेश जी अगर हमारे साथ मौजूद, जी बिल्कुल। मिथिलेश जी एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिससे उनकी तारीफ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। मिथिलेश जी का सफरनामा भी एक बार हम देखेंगे, किस तरह से उनका ये सफर 74 वर्षों तक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आगे भी बुलंदियां छुए, ये देखिए हम। देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री रहे हों या फिर विदेशी मेहमान, हर कोई इनके यहाँ बने खाने का दीवाना हो गया। ये हैं मिठास और स्वाद के इंजीनियर मिथिलेश कुमार शर्मा। मिथिलेश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर में कैंटीन चलाया करते थे। 1992 में पंजाब में उपजे खालिस्तान प्रकरण ने उनको झकझोर कर रख दिया। उसके बाद 1993 में मिथिलेश शर्मा ने मेरठ का रुख किया और यहाँ उन्होंने सम्राट स्वीट्स के नाम से खाने और मिठाइयों का काम शुरू किया। इसके अलावा आप समय समय पर गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। मिथिलेश जी, पहला सवाल इसके बाद आपसे ही, आखिर मिठाइयों की मिठास का राज क्या है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक कायल रहे? सर, शुरू में हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में जगह रामनगर है, वहाँ स्वीट शॉप से हमारे परदादा ने कभी काम शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद
मैं 84 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, जहाँ आए दिन VIPs का आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ रह कर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के अलग अलग स्टेट के चीफ जस्टिस और बहुत लोग वहाँ आते रहे, और कुछ भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि सभी को संतुष्ट किया गया। जबकि खाने के काम के अंदर किसी को मिर्च तेज चाहिए होती है, किसी को नमक तेज चाहिए स्वाद तो होता है। सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग होता है, लेकिन उसको एक संतुलित करके हमने उसको काम को स्टार्ट किया। और उसकी यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स आता था वो भी प्रशंसा करके जाता था। सैकड़ों लेटर उन्होंने अपने वहाँ से जाने के बाद भेजे हमारे डायरेक्टर को, हमारे चीफ वार्डन को, कि भाई ऐसा खाना हमें जो मिला है वो पूरे हमारे ट्रिप में नहीं मिल पाया। उसी तरीके से हमने आज भी अपने मेरठ के अंदर उस व्यवस्था को बना के रखा हुआ है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये कितना बड़ा रहता है चैलेंज? इसके लिए तो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत है वो जो शेफ मांगता है उसको दी जाती है। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि अगर कोई चीज़ महंगी हो गई तो ना दी जाए या उस पर कुछ कटौती की जाए। ठीक है। यही मेन कारण है जो स्वाद वैसे का वैसा ही बना हुआ है। और आज के टाइम में ये भी एक सेवा है, कोई रात को अगर देर से आ रहा है, उसने अगर फ़ोन कर दिया तो उसका हम पैकिंग तैयार कर देते हैं, वो घर ले आके खा लेता है। बिल्कुल, ये आपसी रिश्ते भी हैं और सेवा भी, दोनों ही चीज़ें। मरगूब जी, आपका रुख करेंगे। एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से आप आते हैं, नाता रखते हैं। आपके दादाजी ने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया था। उस संघर्ष के सफ़र से लेकर यहाँ तक का सफ़र, सामिया गार्डन्स तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे मंच उपलब्ध कराया अपनी बात कहने का। सबसे पहले सिर्फ प्राउड फील होता है कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा मेरे खून में है। क्योंकि आप सब लोगों ने 1857 की क्रांति सुनी होगी। मेरठ का जुड़ाव उससे बड़ा जिस अहम रहा। क्रांति में मंगल पांडे जी ने जो बैरकपुर से आवाज़ उठाई, अंग्रेज़ लोगों ने समझा कि हमने उस आवाज़ को दबा दिया, लेकिन मेरठ तो वो भूमि है जिसको अंग्रेज़ भी नहीं दबा पाए थे। 1857 की क्रांति हुई, चर्बी लगे कारतूस जिन सैनिकों ने ठुकराए, मुझे गर्व है उन 85 सैनिकों में मेरे परदादा शहीद ज़बरदस्त खां शामिल थे। और सन 2007 में लाल किले में एक स्मारक बनाने की घोषणा हुई उन शहीदों की याद में जिन्होंने 1857 में अपनी जानें कुर्बान करी उनकी जन्मभूमि से मिट्टी लाने के लिए। उस स्मारक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में किया, और मुझे गर्व है कि मैं उस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी कि वहाँ पहुँचना, अपने दादाजी का नाम देखना कैसा लगता है? बहुत, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा प्राउड फील किया इस चीज़ के लिए। और तभी हमने सोचा कि हम कोशिश करें कि अगर हमें कोई बड़ा नाम मिले तो अगर हम उसको बड़ा ना कर सके तो उस नाम को छोटा ना कर सकें। उसे कैसे निभाया, जिस चैलेंज की बात आप खुद कर रहे हैं? मैं एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी कंपनी ने अब तक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तकरीबन 25,000 लोगों को घर दे चुके हैं। 25,000 लोगों को? 25,000 लोगों को घर दे चुके हैं, जिनमें 25,000 से ज़्यादा फैमिली रह रही है। हम प्राउड फील करते हैं। IIT का वह नाम पूरी दुनिया में जब होता है तो IIT दिल्ली का जो हॉस्टल है उसका निर्माण हमारी कंपनी ने किया। IIT रुड़की का ग्रेटर नोएडा का जो कैंपस है उसका निर्माण हमारी कंपनी सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स कंपनी ने 100% हमने ही किया। और लखनऊ, हापुड़, गोंडा जो लखनऊ से भी आगे जाके है, और रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सामिया लेक सिटी के नाम से, रुद्रपुर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर 1,000 फैमिली इस टाइम वहाँ पर रह रही हैं। इसी तरह से हम लोगों ने हापुड़ के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है सामिया गार्डन सिटी। आज पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया में पोल्यूशन को लेकर परेशानियाँ हो रही हैं। फरवरी में ही गर्मी हमें महसूस होने लगी थी, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह थी।
हम लोगों ने टारगेट ये किया कि हम अपनी आवासीय कॉलोनी के अंदर इस पोल्यूशन को पेड़ लगा के ख़त्म करें। तो इस समय भी मेरी कॉलोनी में तकरीबन 3000 पेड़ हैं जो बड़े पेड़ हैं, और टारगेट ये है कि हम इसमें अभी 5000 पेड़ और लगाएं। आंकड़ा बढ़ाकर 8000 तक होने वाला है। मेरी कॉलोनी की जितनी भी गलियां हैं, हर गली के जैसे ही आप मुड़ेंगे तो पार्क है। चाहे मुझे वहाँ 300 मीटर का पार्क बनाना हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम ज़मीन से जुड़ें, हरियाली से जुड़ें। पोल्यूशन को ख़त्म करने का इससे शानदार तरीक़ा नहीं हो सकता कि हम पेड़ पौधे लगाएं। वो पेड़ पौधे एक तरह का पुण्य का भी काम है। उन पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिलेगी, उस ऑक्सीजन से हमारी जो हेल्थ का वातावरण सुधरेगा, बीमारियों से लड़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ये एक बहुत शानदार काम होगा। बिल्कुल, उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ वाला जितना फैक्टर अहम मिथिलेश जी के लिए, उतना ही आपके लिए भी रहता होगा। इनसे ज़्यादा। हाँ, इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ मैं कि अभी आपने देखा होगा कि टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक में तकरीबन 15 से 17 हज़ार आदमी मारा गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी थी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो देखिए, हम प्रकृति का मुकाबला तो मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत हद तक एक आकलन होता है कि अर्थक्वेक इस पैमाने तक आता है तो हम एक इतना ऐसी बिल्डिंग बनाएं कि उस अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर ले जाए। इसमें हमें प्राउड है कि हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, और हम लोगों ने जहाँ भी काम किया है ये सोच के काम किया है कि महंगा तो पड़ सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि क्वालिटी में कहीं से कोई समझौता न किया जाए। अग्रिमा जी, कम उम्र में कामयाबी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर भी आती हैं। कम उम्र में कामयाबी का मुकाम कैसे आपने हासिल किया और जिम्मेदारियां कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि अपने पेरेंट्स को लूज़ करने के बाद बहुत डिप्रेशन में थी मैं, और जो मेरी गुरु हैं, जो दीपाली वर्मा जी हैं, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और इस काबिल करा कि मैं आज समाज सेवा कर सकूं। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी उम्र देखी जाए। अगर इंसान सशक्त है तो वो कुछ भी कर सकता है। महिलाओं को लेकर एक जो पूर्वाग्रह रहता है कई जगह, उसको भी तोड़ना पड़ा होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि कई जगह लोगों की सोच जो अभी तक परिवर्तित नहीं हुई है, उसे करना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं जो अभी भी घर में हैं, जो सोचती हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं पर वो नहीं आ पा रही हैं किसी कारणवश, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में अगर वो किसी भी एक मौके पे जाके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। ना सिर्फ वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगी बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगी, और रिप्रेजेंटेशन पर फक्र लेकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश जी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला किस्सा अगर बताएं, आपका क्या मिठाई वाला किस्सा था, खाने वाला किस्सा था? सर माइक थोड़ा सा नजदीक कर लीजिएगा सर। 1990 की बात है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकट-रमन साहब का आने का प्रोग्राम हुआ और उनका कॉन्फिडेंशियल मेनू आया हुआ था। ज़्यादातर उसमें साउथ इंडियन आइटम थे। हमने वो सारी व्यवस्था, जहाँ वो गेस्ट हाउस था वहाँ की गई। शाम को जब आए, उन्होंने जो डिशें अपनी वो की, जब सर्व की गई, उन्होंने जो टेस्ट किया तो बोले भाई हम रात को भी यही लेंगे। लेकिन रात के लिए मेनू के लिए अलग डिशें थी, लेकिन किसी तरीके से बचे हुए सामान से, क्योंकि जंगल का रास्ता था, वहाँ सारा सामान अवेलेबल नहीं होता था। पास में एक रामनगर जगह है जहाँ से सब अरेंज करना पड़ता था। कॉर्बेट के बगल वाला। कॉर्बेट के बगल वाला। हाँ। तो फिर उनके लिए व्यवस्था वो बनाई गई। फिर जब रात को उन्हें रिपीट किया गया और रात का मेनू भी रिपीट किया गया, हालांकि लिया उन्होंने एक चम्मच, ठीक है, बोले वो बहुत बढ़िया बना है। ये तो डर नहीं था? राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है, डेकोरम होता है, वो पूरी टीम लगी हुई थी सर। हाँ। वो सब जगह के तो DM आए हुए थे, जो स्टेट उससे लगी हुई थी, आसपास के जो भी जिले लगे हुए थे। मेन जो ढिकाला है वो प्रॉपर पौड़ी में आता है और सारा अरेंजमेंट होता है रामनगर से, तो वो आता है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। बिल्कुल। उसके साथ मुरादाबाद लगा हुआ, तो मुरादाबाद के DM सब लोग आए हुए थे। लेकिन वो व्यवस्था इतनी बढ़िया रही, फिर सब रात को उन्होंने कहा कि भाई इसको सवेरे रिपीट कर देना। अब सवेरे के लिए रिपीट करने के लिए फिर सामान मंगाना पड़ा, तो उसके लिए SP पौड़ी को भेजा गया रामनगर। मार्केट को वहाँ खुला छुड़वाया गया उतने टाइम के लिए, जब तक पहुँचे कि 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर सामान रात को लेकर के आया, फिर उसको तैयारी के लिए लगाया। सवेरे को वो फिर जो सवेरे का मेनू में था उनका पहले से जो आया हुआ था वो लगा सामान।
पूरी तरीके से वो संतुष्ट हुए। हालांकि खाया उन्होंने एक चम्मच, लेकिन डिशें सारी टेस्ट करी उन्होंने। और कोई प्रधानमंत्री वाला भी किस्सा है? हाँ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। 89 की बात, कब की बात है? 89 की से पहले की बात होगी। हाँ, ये उससे थोड़ी 84 के बाद 89 तक उनका कार्यकाल रहा जो जी। तो 88 या 87 की बात है जिस समय वो आए थे। हम्म, तो उनकी व्यवस्था भी इसी तरीके बनी थी, पूरी एक टीम पहले से आ गई थी। राष्ट्रपति जी के टाइम पर एक मिलिट्री की पूरी बटालियन आई हुई थी जिसने पूरे जंगल को वहाँ घेरा, क्योंकि टेररिस्टों का इलाका हो गया था कि पंजाब का टेररिस्ट उस समय तराई में आ गया था। तो लेकिन वो कई बार उन्हें टाइगर नज़र आया तो, लेकिन वो देख नहीं पाए। जब तो वो अपना चश्मा संभालते रहे तो देख नहीं पाए। राजीव गांधी जी ने एक बार देखा, लेकिन बाकी और लोगों को नहीं नजर आया। तो ये स्थिति वहाँ की रही है। बिल्कुल। VIP आते थे, सबको उनकी इच्छा का खाना हम देते रहे, और सबके सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हैं, उस टाइम के प्रशंसा पत्र मिले हुए हैं। चलिए वो सफ़र, वो कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी बात है। और उसके बाद 92 में वहाँ से थोड़ा सा विचार बदला, 93 में मेरठ आकर के सेटल हो गए। यहाँ भी करीब 35 साल का 34 साल का सफ़र हो गया है, अभी तक ठीक चल रहा है। चलिए सफ़र ऐसे ही चलता है। मरगूब जी, प्रकृति को साथ में लेकर चलना, विकास करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन के सामने रहता है। आपने बताया कि रुद्रपुर में भी काम चल रहा है। पहाड़ों पर अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका खामियाजा हमने देखा है, और बहुत ज़्यादा आपदा, जोशीमठ का एक जिक्र अगर कर लें तो वो प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, उसका एक सम्मान हो, उसकी इजाज़त के साथ काम हो, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिल्कुल। कोशिश जब हम करते हैं, मैंने बताया कि मन में ये हो कि अगर हम बड़ा ना कर सकें तो ऐसा भी ना हो कि हम बिगाड़ ना सकें। जो रुद्रपुर वाला हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम है लेक सिटी। लेक यानी झील। रुद्रपुर में हमारे प्रोजेक्ट का 10 एकड़ का एरिया हमने लेक और ग्रीन के लिए छोड़ा हुआ है। 10 एकड़ यानी कि मैं कहूँ आम भाषा में 50 बीघा ज़मीन, जिस पे सिर्फ लेक है और ग्रीनरी है। पूरा विज़न ये है कि जब हम कहीं रहें तो वहाँ पूरी तरह से शांत वातावरण हो। देखिए, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी इंसान है, जब दिन भर का थका हारा अपने घर पे जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको सुकून हासिल हो। बिल्कुल। और अगर उसको घर में सुकून हासिल होगा तो आप डबल एनर्जी के साथ में अगले दिन से काम शुरू कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी आवासीय कॉलोनी हो, उस आवासीय परिसर के अंदर जिसको हम मकान दें, हम उसकी परेशानियों को अगर कम ना कर सकें तो अगर सुकून दे दें, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हम एनर्जी भरने का बहुत बड़ा काम करते हैं। तो उसमें हम इस कोशिश में अपने लगातार लगे हुए हैं और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। इसी कामयाबी की देन है कि जो मेरा सुकून जरा थोड़ा महंगा हो गया है, मतलब हाँ। ये बात अब अमीरों वाली होने लगती है कि सुकून अब अमीरों के पास शायद हो, तो वो अफोर्डेबल उसके लिए क्या है? बहुत आसान है। मेरा जो प्रोजेक्ट है हाबड़ू वाला, 2011 में मैंने 6,000 रुपये स्क्वायर यार्ड से लैंड बेचनी शुरू करी थी। अथॉरिटी से अप्रूव्ड लैंड है और उसमें मात्र 6,000 रुपये गज। और जब हमने वहाँ बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों को प्लॉट्स देने शुरू करे और उन्होंने एनवायरनमेंट देखा तो सबको समझ में आया तो बहुत शानदार कॉलोनी है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी उस साइट पे जो रीसेल है वो 55,000, 60,000, 70,000 रीसेल पहुंच गई है। 10 साल में जब रियल एस्टेट संघर्ष कर रही है तब हमारी मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि नोटबंदी के बाद आपके सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हमने देखा है। एज एन जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि एक लंबे अरसे तक रेसेशन था, एक मोनोटोनस ग्रोथ हम देख रहे थे कि ग्रोथ थी नहीं। वो दौर और अब का दौर कंपैरेटिवली कैसा है? हर दौर ये रहा है कि अगर आप सच्चाई पे रहेंगे तो थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन कामयाबी होगी। देखिए, रियल एस्टेट में परेशानी इसलिए आई कि लोगों ने ना सिर्फ सपने बेचे, फ्लैट्स नहीं दिए। आम मिडिल क्लास ने पैसा दिया, बिल्डर्स के पास में पैसा दे दिया, बिल्डर फ्लैट नहीं दे पाया तो सपने टूटते हैं। हमने जितने भी लोगों को फ्लैट्स दिए या प्लॉट्स दिए, मैं नाम ले लेके बता दूंगा कि हमारी साइट 10 साल में 10 गुना राइज करी हैं। हम नोएडा बैठे हैं, नोएडा के अंदर हम लोगों ने इतना काम करा। ग्रेटर नोएडा में भी, अभी आप मीडिया से हैं, हमारी कंपनी ने एक साइट सिर्फ मीडिया के लोगों के लिए बनाई है। अच्छा। उस साइट का नाम है मीडिया विलेज। ग्रेटर नोएडा में होटल रेडिसन से राइट मुड़ेंगे, चाय फाई है, बिल्कुल चाय फाई चौराहे से 100 मीटर पे 30 एकड़ में है, उसका नाम है मीडिया विलेज। इतना शांत वातावरण है, आपको जाके लगेगा कि यहाँ तो मकान होना चाहिए। मीडिया वालों को शांति ज़्यादा चाहिए।
अग्रिमा जी, हैंड राइटिंग देखकर भी भविष्य बता लेती हैं आप, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? थोड़ा जिज्ञासा भी रहती है हम लोगों में भी कि कैसे सीखते हैं, प्रोसेस क्या है और इससे भविष्य बताया कैसे जाता है। और डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग तो कई बार थोड़ी आड़ी तिरछी होती है, उनका भविष्य बताना कितना मुश्किल होता है? देखिए, डॉक्टर्स की राइटिंग भले ही आड़ी टेढ़ी होती है, पर जितने भी डॉक्टर्स हैं सब एलिजिबल हैं, अपनी बेशक। लाइफ में बहुत सेटल्ड हैं और अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। बेशक। तो यही एक कला है ग्राफोलॉजी में जिसे कहते हैं, जिसमें आप पर लेटर आप डिसाइड करते हैं उसका जीवन कैसे आधारित है, उसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स चल ये रही हैं। साइकोलॉजी है या एक भविष्यवाणी वाला अलग फैक्टर, इसमें दोनों देखते हैं हम? नहीं, सब चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे आप हर चीज़ बताते क्योंकि हैं। अगर मैं कहीं जल्दीबाजी में हूँ तो मैं जल्दी लिखूंगा, वो बिल्कुल। लाइनें खराब होंगी। देखिए, अगर मैं एक सुकून चीज़ में हूँ जानती हूँ कि अगर जी। मेरे पास क्लाइंट आया है और अगर मेरे को उसकी हैंड राइटिंग से जज करना है, तो उसका जो करंट सिनेरियो है, जो उसकी करंट सिचुएशन है, वो प्रिडिक्ट होगी, वो उसकी हैंड राइटिंग में मुझे दिखेगी। आप कितना ही बना ठना के लिख लो, आप मुझसे अपना नेचर नहीं छुपा सकते। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि आप हकीकत जान लेंगी, हम कुछ बिल्कुल। भी बन के आए। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रिटेंड कैसे करते हैं क्लाइंट, वो भी हमें पता चल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। कई लोग हैं जो सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, बिल्कुल। कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में, पर मैं अगर इन चीज़ों को आगे एस्ट्रोलॉजी में लेके जाऊं तो मुझे ये लगता है कि अंक शास्त्री, आपका टेरो कार्ड रीडिंग, आपकी ग्राफोलॉजी एक बहुत ही नए पैमाने की एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना सिर्फ मेरठ में बल्कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मैं इस चीज़ को, इस मुकाम को हासिल करूँ और एक नाम करूँ इसमें, जिसमें मेरा ना सिर्फ परिवार, मेरा देश भी मुझ पर गर्व करे। बिल्कुल, ये जज्बा रहेगा तो बिल्कुल आप करेंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं शायद। जी। मिथिलेश जी, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि त्योहारों का सीजन जब होता है तो मिलावटखोरी की बात बहुत बढ़ जाती है, उस वक्त आपका जो नाम है, आपका जो काम है, वो लेवल बना रहे, वो क्या एक चैलेंज है? बिल्कुल चैलेंज है सर। माइक। उस समय सारी चीज़ों की क्राइसिस रहती है, लेकिन अगर हम पहले से उन चीज़ों की व्यवस्था लेकर चलते हैं, मावे पर हम पूरे आधारित नहीं रहते, आधे से ज़्यादा मावा हम अपना तैयार कराते हैं। घी की क्वालिटी पहले से ही ले करके टेस्ट करा करके तब इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। वो सारी चीज़ें टेस्टेड होती हैं? पूरी तैयारी उसी हिसाब से ली जाती है। इस 30 सालों में 20 बार हमारे सैंपल भरे गए, आज तक कोई फेल नहीं हुआ। चलिए, आपकी मिठास लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में मिठास घुलती रहे, बहुत शुभकामनाएं। आप भविष्य इसी तरह से बनाती रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोगों को सुकून देते रहें। बहुत शुक्रिया मरगूब जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आपको।